कन्हैया को भारी बता रहे हो, टुकड़े टुकड़े बता रहे हो, आ जाओ ना बेस्ट पे डिबेट कर लो। कन्हैया ने साफ बोला है कि 1 to 1 डिबेट कर लीजिए। आप अपने 10 साल का काम गिना लीजिए और हम 5 साल का विजन बता देंगे। हम 5 साल का विजन बता देंगे, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने अगर वाकई काम किया है तो आओ ना मैदान में। जैसे कल राहुल गांधी ने कहा ना, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं प्रधानमंत्री के साथ डिबेट का न्योता स्वीकार करता हूँ। अगर हमारे राहुल गांधी जी स्वीकार कर रहे हैं तो भाई आप तो 10 साल काम कर चुके क्षेत्र में, यहाँ तो आप आपके ही लोग हैं, आप कहते हो ना हमारा यहीं रहते हैं, मेरे लोग हैं सारे के सारे, आओ ना। जिस कॉलेज से वो है, ठीक है, बस मैं भी, वो मेरा सीनियर था 2 साल, उसने भी पीएचडी किया, मेरा भी पीएचडी पूरा हुआ। चुनाव शुरू होने से पहले हमारे महामानव यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे विकसित भारत का सपना, 400 सपना क्या हुआ भाई, तीसरे चरण में हवा निकल गई। ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया है, वक्त बदल रहा है, हवा बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल लेगा। अगर आपने वंदे भारत चलाए तो भाई साहब बालासोर की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हमने वंदे भारत भी देखा जिससे गाय टकराने के बाद आगे वाला हिस्सा टूट जाता है। अब ये ना तो 2014 का चुनाव है और ना 2019 का चुनाव है, 2024 का चुनाव प्रोपेगेंडा वर्सेस रियल इश्यूज ऑफ इंडिया पर है। देखिए अभी आपने एक सवाल किया था बेगूसराय वाला कि कन्हैया बेगूसराय से हार गए थे। देखिए मैं थोड़ी सी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव एक खास एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव, एक मीडिया को मैनेज करके तैयार किया गया चुनाव था। उसमें आम जनमानस का कोई भी मुद्दा नहीं था, उसमें जमीनी मुद्दे बिल्कुल नहीं थे। जमीनी मुद्दे किस तरह से मीडिया को मैनेज करके, किस तरह से एक फर्जी राष्ट्रवाद का मॉडल तैयार करके, एक फर्जी बताऊँ स्ट्राइक जो किया गया था वो फर्जी वाला, उसकी तरह से एक माहौल बना के और शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया। लोगों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला कि लोग अपना वोट किस तरफ शिफ्ट करें। ऐसा लगा जैसे कि लोगों को लगा कि अब नहीं करेंगे वोट, अब कभी बहुत देर हो जाएगी, तो लोगों ने एक तरफा वोट उनको दिया। लेकिन अब ये ना तो 2014 का चुनाव है और ना 2019 का चुनाव है, 2024 का चुनाव प्रोपेगेंडा वर्सेस रियल इश्यूज ऑफ इंडिया पर है। 2014 का चुनाव खास मुद्दों पर है, मोदी का मीडिया मैनेजमेंट पे नहीं है, प्रोपेगेंडा पे नहीं है। जो 10 साल के अंदर बीजेपी की आईटी सेल ने खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके जितने भी सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, इनके राज्य के जितने मंत्री हैं और इनके जो जुड़े हुए संगठन है, ईडी है, आईडी है, सीबीआई, जितने भी इनके संगठन हैं, उन सब ने खास एक माहौल तैयार किया विपक्ष के खिलाफ कि किस तरह से ये एक बेईमानों का जत्था है, इनके खिलाफ ना जाइए। अब पिछले जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहला पार्ट जब खत्म हुआ, उसके बाद जो सेकंड पार्ट हुआ, जब ये सड़कों पर निकले, सड़कों पर निकलने के बाद जब इन्होंने आम जनमानस का दर्द समझा और देखा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये मीडिया पे दिखाया जा रहा है, मीडिया बिल्कुल उसके अपोजिट दिखा रहा है, उनके दर्द को समझा, उन्हें पहचाना कि लोग कितने मजबूर हैं। रोजगार छीन लिया, ठीक है, नोटबंदी करी, छोटे उद्योग खत्म हो गए, जीएसटी लगाया, जीएसटी की दर जो थी वो सबसे खराब दर थी, उससे और उद्योग बर्बाद हो गए। उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना में बिना सलाह मशवरा के लॉकडाउन लगाया गया, उस लॉकडाउन से जो आम जनमानस था, खासकर जो मजदूर वर्ग था, वो तबाह हो गया। हमने घरों को जलते हुए देखा है और उसमें जो लाशें थी, किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ पूरे देश के अंदर, ये पूरी दुनिया ने देखा। 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक ये सवाल हर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। और फिर उसके बाद महामानव का तांडव शुरू होता है कि हम कोविशील्ड लेकर आए हैं, एस्ट्राजेनेका लेकर आए हैं। किस तरह से सेरम कंपनी ने एक दुबई की यूके की कंपनी को भारत में लेकर आया और कैसे उसने कम समय में तैयार की एक वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिसमें हार्ट जो फेल होता है और जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, वैसी समस्याएं बढ़ने लगी, उसके सिम्टम्स आने लगे। यही बात नहीं रुकी, कोरोना काल के अंदर ही कैसे इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया और पीएम केयर फंड बनाने के बाद कैसे इन्होंने हजारों करोड़ आम जनमानस से लिया, जो सरकारी कर्मचारी से उनसे भी जबरदस्ती उन्होंने पैसा उगाया है। उसी के दौरान हमने देखा जैसे कोरोना हुआ, कोरोना के बाद पूरा भारत टिकटिक लगाए देख रहा था कि मोदी सरकार रियायत देगी, राहत देगी हर सामान में, चाहे दाल हो, तेल हो, पेट्रोल हो, ठीक है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में देगी। लेकिन हमने देखा कोरोना के बाद कैसे दूध के दाम डबल हो गए, पेट्रोल के दाम कैसे 100 पहुंच गए, दवाइयां 100 रुपए की जो आती थी वो 400 रुपए की पहुंच गई। किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, किस तरह से किसानों को सताया गया, किस तरह से जवानों की नौकरी छीनी गई और 4 साल का अग्निवीर थोपा गया, किस तरह से उद्योगों से जबरदस्ती चंदा लिया गया। तो कैसे पीएम केयर फंड के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो एक मुद्दा निकल कर आया, जिससे कहा गया कि चंदा दो धंधा लो, हजारों करोड़ का जो चंदा था वो बीजेपी को दिया गया, जिससे हमने देखा कि बीजेपी कितनी अमीर हो गई। कहने की बात ये होनी चाहिए थी, अगर आप पिछले 10 साल में थे तो हर जिले के अंदर आपने एक स्वास्थ्य एक छोटा मोटा हॉस्पिटल तैयार करना चाहिए था। लेकिन पूरे भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में 800 के आसपास जिले हैं और हर जिले में आपका 5 स्टार हेडक्वार्टर बनाया गया, बीजेपी का हेडक्वार्टर बना।
भारत पूछ रहा है, जनमानस पूछ रहा है, युवा पूछ रहा है, मुझे ये बताइए कि आपने हेडक्वार्टर बना दिया, आप हॉस्पिटल कब बनाएंगे? आपने एम्स का कहा दरभंगा में, अरे खाली जमीन पर आप बोलने लगे। प्रधानमंत्री आज भी अपनी जनसभाओं में 10 साल में अपना काम का ब्यौरा नहीं दे रहे। वो क्या बता रहे हैं? वो मुस्लिम लीग बता रहे हैं, आतंकवाद बता रहे हैं, पाकिस्तान की एंट्री आ गई, भैंस चोरी कर लेगी कांग्रेस, इनहेरेंट टैक्स ले लेगी, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेगी, ये ले लेगी, वो ले लेगी। आलम ये हुआ कि अब तो अडानी अडानी और अंबानी को भी कहने लगे कि कांग्रेस को टेम्पो भर के दिखेगा। यानी कि ये चीज समझ रहे हैं आप, जो राहुल गांधी ने जो पिच तैयार की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जिस मुस्तैदी से मुद्दे उठाए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर हजारों करोड़ बीजेपी की आईटी सेल ने, इनके सांसदों ने, इनके प्रधानमंत्री ने, इनके गृह मंत्री ने, इनके राज्यों के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए जो पैसा पानी की तरह बहाया, इस बंदे ने पूरे देश में यात्रा करके उस छवि को धो दिया। आज बीजेपी का एक कार्यकर्ता, जिसे हम अंधभक्त कहते हैं, जाहिल गवार कहते हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री से लेकर किसी के पास भी ऐसा जवाब नहीं है जो राहुल गांधी के सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक दे सके। राहुल गांधी ने पिच तैयार की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आज पूरी की पूरी बीजेपी उनकी उसी पिच पे बैटिंग कर रही है। सवाल नहीं है ना उनके पास जवाब है किसी चीज का। आज राहुल गांधी आपसे पूछते, बताओ रोजगार कितने दोगे? ठीक है, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गालियां बक रहे हैं। लोकसभा के चुनाव का जब से पहली मीटिंग, पहला भाषण मोदी जी ने कहा है, तब से लोकसभा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसको धुलने से प्रचार कर रहे हैं। इसी वजह से भारत में आज कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, द मोस्ट डाउनलोड पीडीएफ ऑफ इंडिया बन चुका है। 90 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, घर घर वो मैनिफेस्टो पहुंचा है। जितने उन्होंने उसके अंदर झूठ बोले बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने कि मैनिफेस्टो के अंदर आपकी संपत्ति मुसलमानों को छीन के दे देंगे, मंगलसूत्र आपको छीन के दे देंगे, राष्ट्रवादी मीडिया भी उसके अंदर से वो नहीं खोज पाई। राष्ट्रवादी मीडिया ने भी प्रधानमंत्री को, ठीक है, गलत साबित कर दिया। अब प्रधानमंत्री की हालत यह है कि वो जिलों के अंदर भी राजधानी ढूंढ रहे हैं, जिलों के अंदर भी राजधानी ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, 10 साल पे गिनाने में कोई भी काम नहीं है। मुझे बताइए 2014-16 में हम सब थे यहाँ पर, स्मार्ट सिटी की बात होती थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बता दो कहाँ स्मार्ट सिटी? एक भी नहीं है। बुलेट ट्रेन एक भी नहीं है। ठीक है, 2 करोड़ युवा, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किए थे, ठीक है ना? तो बाकी ट्रेन की संख्या घटा दी, बाकी ट्रेनों की संख्या घटा दी। अगर आपने वंदे भारत चलाए तो भाई साहब बालासोर की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हमने वंदे भारत भी देखा जिससे गाय टकराने के बाद आगे वाला हिस्सा टूट जाता है। ये भारत की ट्रेनें हैं। एक वो ट्रेनें हुआ करती थी जिसमें शताब्दी बनी, दुरंतो बनी, राजधानी बनी, इतनी धड़धड़ा दी 160 की स्पीड से। और ये जो वंदे भारत का जिक्र आप कर रहे हैं मेरे भाई, ये 130, 110, 190 किलोमीटर, खाली 80 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है और टकराने से, गाय के टकराने से वो टूट जाती है। तो ये इनका विकास है। चुनाव शुरू होने से पहले हमारे महामानव यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे विकसित भारत का सपना, 400 सपना क्या हुआ भाई? तीसरे चरण में हवा निकल गई, अभी 13 मई आ रही है। अभी भी कह रहे हैं 400 पार, दूर तक भी सुनाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं ये वो हैं जो नीचे के जो है ना, इनके प्यादे, इनके प्यादे जो छोटे मोटे अंधभक्त हैं, वो 400 चिल्लाने अब किसी भी बड़े नेता की जबान पे नहीं है। 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है, उस चरण में, उन तीनों चरण में आंधी नहीं है, तूफान आया, तूफान। लोग रियल इश्यूज पे, इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस का तूफान आया। लोग जानना चाहते हैं रियल इश्यूज को, लोग प्रोपेगेंडा को नहीं जानना चाहते। उन्होंने 2 चुनाव प्रोपेगेंडा पर देख लिए, कैसे रामलीला के ग्राउंड से एक बुजुर्ग आदमी को लाकर एक नैरेटिव सेट किया गया और 2014 में कैसे उस नैरेटिव को बहुत बड़े स्केल पर तैयार किया गया, वो नहीं चल रहा।